हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मैकेनिकल कोर और उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए जो है हम डिफरेंट कंपनीज़ के जो है इंटरव्यूज़ जो हैं आपके सामने रख रहे हैं आजकल। और जिसमें कि अभी तक अब हमने 4 to 5 कंपनीज़ के जो इंटरव्यू हैं ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के, वो हमने आपके सामने रखे। तो ये ऑन कैंपस में जो है आपका जो कंपनीज कॉलेज में आती हैं वहाँ पर जो प्रोसीजर रहता है उसको लेकर के, और ऑफ कैंपस में जो है फ्रेशर्स को कंपनी जब अपने यहाँ बुलाती है, अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है और फ्रेशर्स जो है फील्ड में जाकर के कंपनीज में ट्राई करते हैं जॉब के लिए, तो उसको ऑफ कैंपस कहते हैं। तो हम जो है उन्हीं कंपनीज के जो है ऑन कैंपस और उनके जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को लेकर के जो है उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि अभी तक हमने जो है बीपीसीएल कंपनी का जो इंटरव्यू वो आपके सामने रखा, बाकायदा उसमें तो कैंडिडेट को ही आपके सामने रख के जो है सारा डिस्कशन किया है इंटरव्यू को लेकर के। उसके बाद जो है फिर हमने बैक्टेल कंपनी का रखा और आपका आईजीएल कंपनी का इंटरव्यू वो आपके सामने रखा, ठीक है ना। और फिर मारुति सुजुकी का जो इंटरव्यू वो आपके सामने रखा। और उसके बाद जो है आपके सामने होंडा कंपनी का जो है इंटरव्यू वो आपके सामने रखा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आज जो है आपके सामने हीरो मोटो कॉर्प कंपनी जो है उसका जो इंटरव्यू है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें दोनों ही केसेस में है आपका ये आपका ऑन कैंपस जो प्रोसीजर है वो भी आपके सामने रखा जाएगा, और जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है उसको लेकर भी जो आपके सामने जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपके सामने रखा जाएगा। और ये जो है आपका जो फ्रेशर्स हैं मैकेनिकल में, आपका प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल मेंटेनेंस में, डिप्लोमा बीटेक एएमआई से या जो एलाइड ब्रांचेज हैं उनमें, तो ये जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो हीरो मोटर कॉर्प जो कंपनी है, आज की इस वीडियो हम उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको आपके सामने रखेंगे। हालांकि सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है, कंपनियां टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट एज पर नीड जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहती हैं, चाहे वो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया को रख के रहता हो, चाहे वो जो उनके राउंड्स होते हैं उसको लेकर के हो। तो ये कंपनियां जो हैं चेंज करती रहती हैं, लेकिन प्रीवियस में जो रहा है शेड्यूल उसको लेकर के हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो है आपका कंपनी का जो है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सबसे पहले जो है उसको लेके हम बात करेंगे। तो अगर हम ऑन कैंपस में बात करें, पहले हम ऑन कैंपस को लेकर के बात कर लेते हैं। ऑन कैंपस में क्या है कि जब कंपनी ऑन कैंपस आती है तो मान लीजिए कंपनी ने जो है वहाँ पर 60% क्राइटेरिया रखा, मान के चलिए, ठीक है ना। 60% क्राइटेरिया रखा है कंपनी ने। लेकिन जब कंपनी कॉलेज में आती है, देखिए वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं ज़्यादा हैं, मैकेनिकल के मिला करके या प्रोडक्शन के या ऑटोमोबाइल के मिला करके, या मैकेनिकल के ऑलरेडी ज़्यादा है उनके नीड के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है कि वो CGPA कह लीजिए या परसेंटेज कह लीजिए, ठीक है ना। या तो आप CGPA कह लीजिए या फिर जो है आप परसेंटेज कह लीजिए, वो उसमें उस क्राइटेरिया को बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम देखा है, जैसे मेरी बच्चे से बात हुई है, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने रखा था कंपनी ने कॉलेज में, वो उन्होंने 7.5 CGPA, ठीक है ना। 7.5 CGPA जिन बच्चों का इससे ऊपर था 7.5 प्लस में, ठीक है ना, तो उन बच्चों को जो है फर्स्ट राउंड के लिए कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया था पहले राउंड में, बाकी को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। अब पहला राउंड जब कंप्लीट हुआ तो सेकंड राउंड उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट लिया उन्होंने जिसमें कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे और आपका टेक्निकल क्वेश्चन रखे उन्होंने इसमें। तो उसमें जो टोटल क्वेश्चन थे उसमें आप ये लगा लीजिए टोटल 90 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। 90 में आपका 20 क्वेश्चन जो उन्होंने रखे थे आपका एप्टी से रख लिए, 20 क्वेश्चन जो है जनरल आपका टेक्निकल से रख लिए, ठीक है ना। और नहीं, 30 क्वेश्चन टेक्निकल से रख लिए, और आपका जो है नॉन वर्बल वर्बल सीरीज से 20 क्वेश्चन रख लिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला करके जो है उन्होंने टोटल क्वेश्चन जो रखे थे 90 क्वेश्चन रखे, जो कि 2 आवर्स का टाइम उन्होंने वहाँ पर दिया था। तो 2 घंटे में जो है 90 क्वेश्चन वो करने थे। ये भी आपका एलिमिनेशन ही राउंड था।
तो इसके बाद जो है इसमें उन्होंने बच्चों को एलिमिनेट किया, और जो बच्चे सेकंड राउंड में सेलेक्ट हुए फिर उनका एक और टेस्ट हुआ, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, जो कि नॉन एलिमिनेशन राउंड था। मतलब इसमें खाली 20 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, और जो 20 क्वेश्चन दिए थे इसमें लेकिन किसी को एलिमिनेट नहीं किया, बस इन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट किया था, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो था। उसके बाद थर्ड राउंड जो हुआ वो हुआ उनका जीडी, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन तो मैक्सिमम सभी कंपनीज में आज के टाइम में होता है, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब इसमें ग्रुप डिस्कशन जो हुआ उसमें उन्होंने क्या किया कि ग्रुप बना दिए, या फिर इंडिविजुअली जो है बच्चों को टॉपिक, डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यूअर हैं वो ग्रुप बनाना चाहते हैं या इंडिविजुअल लेना चाहते हैं। तो जैसा उस बच्चे का जो था उसमें उसने बताया कि उसका खाली इंडिविजुअल हुआ था, उसमें टॉपिक उसको दिया गया था, उस टॉपिक पे उसको बोलना था। तो टॉपिक कुछ भी मेरे करंट आजकल जो चल रहा है उसमें से होता है, या करंट अफेयर से मिल सकता है, या करंट टेक्नोलॉजी से हो सकता है। तो क्वेश्चन जो है टॉपिक दिया गया और उस पर जो है बच्चे ने उस पर बोला, और उसमें होता ये था कि उसमें 30 सेकंड जो है वो थिंक अबाउट करने के लिए, सोचने के लिए टाइम दिया 30 सेकंड, कि आप 30 सेकंड तक सोच सकते हैं इस पर आपको क्या बोलना है। उसके बाद 2 मिनट के लिए जो है बोलने का टाइम दिया गया, ठीक है ना। मतलब एक टॉपिक दे दिया इंडिविजुअल में, टॉपिक दिया, और उसके बाद जो है 30 सेकंड सोचने के लिए दिया, और उसके बाद जो है 2 मिनट उस पर जो फिर आपका जो थॉट है, आपकी जो वोकैबुलरी है, तो वो उन्होंने जो है उस पर 2 मिनट बोलने का मौका दिया। ये था थर्ड राउंड, इसमें भी बच्चे एलिमिनेट हुए, और जो बच्चे एलिमिनेशन के बाद फोर्थ राउंड में पहुंचे तो वहाँ पर जो है फिर टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू इकट्ठा एक साथ दोनों हुए, ठीक है ना। तो उसमें जो टेक्निकल से थे वो भी बैठे हुए थे, और जो एचआर डिपार्टमेंट से थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो टेक्निकल एचआर जो है दोनों एक ही राउंड में उन्होंने लिया। तो ये जो था आपका, ये था अगर कैंपस में कंपनी आती है। तो अगर ऑफ कैंपस में भी अगर देखा जाए तो ऑफ कैंपस पे भी लगभग यही प्रोसीजर रहता है। बस में होता है जो सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, कंपनी जो है जब आप रेज्यूम वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कंपनी को लगता है कि हाँ हमारे हिसाब से है या ये बच्चों को हमें लेना चाहिए, तो कंपनी उस रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर लेती है। उसके बाद के रिमेनिंग प्रोसीजर वही रहते हैं, जिसमें कि आपका एप्टी और टेक्निकल टेस्ट रहता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट शायद ऑफ कैंपस में नहीं रहता है। उसके बाद राउंड थर्ड रहता है, जीडी होता है, और राउंड 4 में आपका टेक्निकल एचआर रहता है। बाकी सब सिमिलर रहता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट कंपनी पर डिपेंड करता है कि ऑफ कैंपस में वो लेना चाहते हैं तो वो लेते हैं, अगर बच्चे ज़्यादा रहते हैं, और नहीं लेना है तो नहीं लेते हैं। बाकी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तो लगभग सिमिलर ही है ऑन कैंपस की तरह ही, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कंपनी का, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प का। तो ये चेंज भी होता है थोड़ा बहुत इसमें, अगर इसमें प्लस माइनस ऐड होता है, ठीक है ना। तो लगभग यही रहता है। वह परसेंटेज क्राइटेरिया अगर कंपनी चेंज करना चाहती है वो चेंज कर देती है कंपनी। सपोज कहीं पर 7.5 रखा लेकिन दूसरी जगह गए वहाँ पर लग रहा है कि बच्चे और अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छा है, तो हो सकता है यहाँ पर 8.0 कंपनी ने जो है CGPA रख दिया, या अबाउ 80% रख दिया। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। चलिए ये तो था पूरा आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे जो मेन जो इनका राउंड है आपका टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू के ऊपर बात करेंगे हम। जो आपका इनका इंटरव्यू राउंड रहता है टेक्निकल एचआर में, जिसमें दोनों टेक्निकल से भी रहते हैं और आपका एचआर से भी रहते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वही आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये तो आप देखते हैं क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से या फिर टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप मिलते हैं कंपनी के एम्प्लॉय से, तो उनका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आपसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको वहाँ बहुत अच्छे से इसमें बताना है, अपना नाम बताना है, अपना जो है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो आपका ग्राफ है वो आपको कंप्लीट बताना है विद परसेंटेज विद स्कूल नेम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने अपने बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डिस्कस योर रिज्यूम फॉर रिलीवेंट जॉब। उसके बाद जो है अब वो रिज्यूम में से उस पॉइंट को लेंगे, आपके रिज्यूम में से हो सकता है कि जिस पोस्ट के लिए वो आपको चाह रहे लेने के लिए, तो उससे रिलेटेड अगर आपके रिज्यूम में कुछ उनको ऐसा मिलता है तो जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मोटी मोटी बात जो आपका जो रिज्यूम है वो आपसे उसको लेके डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना।
सपोज आपने आपको ऑटो कैड के बारे में लिखा है तो ऑटो कैड, अच्छा आपने ऑटो कैड में क्या क्या आता है ऐसे पूछ लेंगे, या फिर डिज़ाइनिंग से या फिर प्रोडक्शन से आपको नॉलेज है, आपने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है या इंटर्नशिप की है, या आपने मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, जो भी है मतलब वो आपके रेज्यूम को ही पहले डिस्कस करना चाहेंगे, तो वो आपके रेज्यूम को डिस्कस करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका क्वेश्चन विल बी आज फ्रॉम योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, चाहे ऑफ कैंपस हो, चाहे ऑफ कैंपस हो, फ्रेशर हैं तो आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है 1 पूछें या 2 पूछें, तो आपके जो फेवरेट हैं, जिन पर आपको कमांड है, वही सब्जेक्ट्स आपको उनको बताने हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चे ने जो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन और बोली थी, ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन पुट किया गया। तो व्हाट इज़ गियर, सबसे पहले पूछा कि गियर क्या होता है। तो अगर हम गियर को डिफाइन करना चाहें तो ए व्हील विद टीथ around it rim that mesh with the teeth of another wheel transmit motion is known as gear, ठीक है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए व्हील विद टीथ अराउंड इट्स रिम दैट मैश विद द टीथ ऑफ अनदर व्हील ट्रांसमिट मोशन इज नोन एज गियर, ठीक है ना। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं गियर को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गियर, गियर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि द टाइप्स ऑफ द गियर आर स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर, वॉर्म गियर, हाइपोइड गियर, और आपका हेरिंगबोन गियर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, स्पायरल गियर, इंटरनल गियर, रैक एंड पिनियन, डबल हेलिकल गियर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ गियर्स को जो है बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन था इसमें, स्टेट इन विच केसेस विच गियर्स विल बी अप्लाइड। तो आपको बताना है कि इसमें पूछा कि किस टाइप के गियर को किस टाइप के उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका मैंने बताया कि आपका स्पर गियर है, तो स्पर गियर कहाँ यूज़ करते हैं, मिक्सचर एंड ब्लेंडर में यूज़ करते हैं, या फिर आपको वॉशिंग मशीन में हम स्पर गियर का यूज़ करते हैं। तो ऐसे आपको बताना होगा। हेलिकल गियर है, हेलिकल गियर का हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑटोमोटिव गियर बॉक्सेस में यूज़ करते हैं, या फिर प्रिंटिंग एंड अदर मशीनरीज में यूज़ करते हैं। आपका जो हैरिंग बोन गियर है उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं तो आप बता सकते हो जो हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी रिक्रूटमेंट्स सच एज डिफरेंशियल एंड हैवी मशीनरीज में जब हम आपका जो है हैरिंग बोन गियर्स का यूज़ करते हैं। और उसके बाद रैक एंड पिनियन की अगर हम बात करें तो लिफ्टिंग मैकेनिज्म में, शेपर मशीन्स में हम रैक एंड पिनियन गियर का यूज़ करते हैं। और बेवल गियर की अगर हम बात करें गार्डन इक्विपमेंट्स में, पोजिशनिंग इक्विपमेंट्स में हम जो है बेवल गियर का यूज़ करते हैं। और वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है तो उसका हम एलिवेटर्स एंड लिफ्ट्स में यूज़ करते हैं, रोड व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं। और स्पायरल गियर की अगर हम बात करें तो पुअर प्रिसीशन रेटिंग के लिए हम जो है स्पायरल गियर्स का यूज़ करते हैं। हाइपोइड गियर्स होते हैं हम रियर ड्राइव ऑटोमोबाइल्स में और ड्राइव ट्रेन्स के अंदर जो है हम आपका हाइपोइड गियर्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपको जो है गियर उसको कहाँ यूज़ होता है वो बताना होगा इसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा व्हाट इज कूलिंग सिस्टम, ये उन्होंने पूछ लिया अलग से, कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो कूलिंग सिस्टम को अगर डिफाइन करें, ए डिवाइस और सिस्टम एम्प्लॉयड टू कीप द टेम्परेचर ऑफ ए स्ट्रक्चर और ए डिवाइस फ्रॉम एक्सीडिंग लिमिट्स imposed by need of safety and efficiency is known as cooling system, ठीक है ना। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। व्हाट इज कूलिंग सिस्टम, ए डिवाइस और सिस्टम एम्प्लॉयड टू कीप द टेम्परेचर ऑफ ए स्ट्रक्चर और डिवाइस फ्रॉम एक्सीडिंग लिमिट्स imposed by needs of safety and efficiency is known as cooling system, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम की टाइप्स बतानी है तो आप 2-3 टाइप बता देना। जैसे आपका सेंट्रल एयर कंडीशनर्स कंडीशंस दैट एंड हीट पंप, ठीक है ना सॉरी। तो उसमें 4 बता दें, सेंट्रल एयर कंडीशनर एंड हीट पंप, रूम एयर कंडीशनर, इवेपोरेटर कूलर, और आपका डक्टलेस मिनी स्प्लिट एयर कंडीशनर है तो और भी बहुत टाइप के अलग अलग। तो आप 3-4 यही बता देना इस तरह के, ठीक है ना। मैं दोबारा बता देता हूँ, सेंट्रल एयर कंडीशनर एंड हीट पंप, रूम एयर कंडीशनर, इवेपोरेटर कूलर, डक्टलेस मिनी स्प्लिट एयर कंडीशनर्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन से जो है आप क्या समझते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने को आया है, क्वेश्चन पूछा है, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बताना है। तो बता सकते हैं टू स्ट्रोक इंजन इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट completes a power cycle with a two stroke of the piston during one revolution revolution of the crankshaft। मैं दोबारा बता देता हूँ,
A two-stroke engine is a type of internal combustion engine that complete a power cycle with the two strokes of the piston during one revolution of the crankshaft. ठीक है ना, तो ये आपका क्या टू स्ट्रोक इंजन कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछो व्हाट इज काइजन। अब अगर काइजन का अगर अब हम मीनिंग देखें तो होता है टू ऑन गोइंग या फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ए कंपनी। ठीक है ना, अगर मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना कंपनी में वर्क को लेकर के, कंपनी के एनवायरनमेंट को लेकर के, तो वो कहलाता है आपका काइजन। और काइजन एक जापानीज वर्ड है। तो सभी कंपनीज में जो इसका सेटअप है आज के टाइम में काइजन का, और इसके जो 5 स्टेप जो उसमें आपका सोर्ट आता है, सेटअप, ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और आपका सस्टेन, ये 5 इसके स्टेप्स हैं जिनके ऊपर काम होता है, और इससे जो कंपनी में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, और इसी को हम कहते हैं काइजन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था आपका डिफाइन पूछा इसमें कि गियर मॉड्यूल क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है और आपका सर्कुलर पिच क्या होती है। तो गियर मॉड्यूल जो होता है उसमें आपका डायमीटर ऑफ द गियर और नंबर ऑफ टीथ, ये कहलाएगा आपका मॉड्यूल। और पीसीडी की अगर बात करें, पिच सर्कल डायमीटर, द पिच सर्कल डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑल दी बोल्ट होल और व्हील बोल्ट और व्हील रिम। ठीक है ना, तो ये वो कहलाता है पिच सर्कल डायमीटर कहता है। ठीक है ना, तो पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है, द पीसीडी इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ ऑल द बोल्ट होल व्हील बोल्ट्स या व्हील रिम्स। ठीक है ना, तो वो जो डायमीटर है तो हमारा पिच सर्कल डायमीटर कहलाता है। और अगर हम बात करें सर्कुलर पिच की, तो सर्कुलर पिच जो हमारा द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एन एडजेसेंट टूथ। ठीक है ना, मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ सर्कुलर पिच को। सर्कुलर पिच क्या होता है, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एन एडजेसेंट टूथ इज नोन एज सर्कुलर पिच। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पूछ लिए, तो बता सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है, सैडल जॉइंट है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, नेम डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम बताने हैं, तो जैसे रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इन कंटिन्यूस टाइप में, और आपका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग आपका बैच प्रोडक्शन टाइप में। ठीक है ना, तो ये आप टाइप्स बता सकते हो मैन्युफैक्चरिंग की। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका डिफेक्ट इन वेल्डिंग और आपका डिफेक्ट इन कास्टिंग। अगर हम वेल्डिंग के डिफेक्ट की बात करें तो उसमें से अंडरकट हो गया, पोरोसिटी हो गया, स्लैग इंक्लूजन हो गया, क्रैक्स हो गया, लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो गया, स्पैटरस हो गए। और अगर हम कास्टिंग डिफेक्ट की बात करें तो उसमें आपको जैसे डर्टी मेटल हो गया, लैक ऑफ वेंटिंग हो गया, लो मेटल टेम्परेचर हो गया, हॉट टीयर हो गया, फ्लो मार्क्स हो गया, तो ये कास्टिंग के डिफेक्ट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ 3D प्रिंटिंग। अब ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब ये है कि इसमें आपको एक समरी टाइप बताना है 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो इसमें स्पॉट उसको बताना है आपको बहुत शॉर्ट मेथड में और बहुत शॉर्ट टर्म्स में। तो 3 डायमेंशनिंग प्रिंटिंग इज एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट क्रिएट्स ए फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिजिटल डिज़ाइन। द प्रोसेस वर्क ऑफ लेइंग डाउन thin layer of metal in the form of liquid or powder plastic metal or cement and then fusing the layer together। ठीक है ना, तो इसमें कि प्रोटोटाइप मॉडल जो है क्रिएट किया जाता है 3D प्रिंटिंग की हेल्प से, 3 डायमेंशन प्रिंटर की हेल्प से। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया 3D प्रिंटिंग को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 16 था, उसमें फर्स्ट एंगल और आपका थर्ड एंगल के व्यू को लेकर पूछा था। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, अगर फर्स्ट एंगल की बात करें तो जो भी ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू तो उसका वहीं बनेगा, और लेफ्ट साइड व्यू जो है वो राइट में बनेगा, राइट साइड व्यू वो लेफ्ट में बनेगा, और टॉप जो है इसका वो फ्रंट के बॉटम में बनेगा। तो मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम जिस व्यू को फ्रंट व्यू के अलावा जो भी व्यू हम देखते हैं वॉच करते हैं उसको हम उसके अपोजिट साइड में बनाते हैं, तो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर आता है। और थर्ड एंगल में क्या होता है, जिस व्यू को हम जहाँ से देखते हैं वही बनेगा। जैसे आपका
फ्रंट व्यू है वो फ्रंट में बनेगा, राइट साइड व्यू राइट में ही बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा, टॉप जो है फ्रंट के ऊपर ही बनेगा। ठीक है ना, ये इस तरह से जो ड्राइंग होगी वो हमारी थर्ड एंगल में आएगी। और जिसमें हम अपोजिट में बनाएंगे, जैसे आपका फ्रंट के बॉटम में टॉप आएगा, लेफ्ट साइड व्यू राइट में बनेगा, राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा, तो वो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर आता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद है कि आपका टॉलरेंस एंड लिमिट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा है, तो डिफाइन करना है टॉलरेंस को और लिमिट को। तो टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस इज द टोटल अमाउंट ऑफ डायमेंशन मे वेरी एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट। मैं दोबारा बताता हूँ, टॉलरेंस इज द टोटल अमाउंट ऑफ डायमेंशन मे वेरी एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट। और अगर लिमिट की बात करें तो ए सेट ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द डायमेंशंस एंड टॉलरेंस of a emitting machine parts if they are to achieve the desired easy of assemble and security after assembly। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट। तो ये डेफिनेशन थी आपका टॉलरेंस की और लिमिट की। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, एनी इंजीनियरिंग ड्राइंग एप्लीकेशन इन एनी वन ऑफ माई प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेन इट। तो इसमें था कि मतलब ऑफ योर प्रोजेक्ट आएगा, माई की जगह बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर है कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के आपने अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई क्या काम किया है, अगर कोई काम किया है तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कोई वर्क आपने अपने प्रोजेक्ट में किया और आपने बोला कि हाँ सर मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चीज़ मैंने बनाई थी, तो उसको एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि कैसे बनाया, कौन कौन सी कमांड्स का आपने यूज़ किया, उसको किस तरह से आपने ड्रॉ किया, आप उसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाओ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में अगर आपने ड्राइंग का कुछ यूज़ किया तो उसको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन डिफरेंशियल मैकेनिज्म इन ऑटोमोबाइल एंड नेम इट बेसिक कंपोनेंट्स। तो डिफरेंशियल सिस्टम जो है जो कि ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है उसके बारे में पूछा है, उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताना है। तो द डिफरेंशियल इज कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बेवल गियर कॉल्ड डिफरेंशियल, साइड गियर और सन गियर। The differential is system of gears that allow different drive wheel on the same axle to rotate at a different speed। तो differential mechanism क्या होता है? The differential is consist of small bevel gears called differential, side gear or sun gear। The differential is a system of gears that allow different drive wheels on the same axle to rotate at different speed। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें आपका जो है रिंग गियर आता है, ड्राइविंग शाफ्ट आती है, हाउसिंग आता है, ड्राइव पिनियन आता है, डिफरेंशियल पिनियन आता है, डिफरेंशियल साइड गियर और एक्सल शाफ्ट आती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक कंपोनेंट है। चलिए इसके बाद पूछा था कि पूछा गया डिफरेंस बिटवीन स्पार्क इग्निशन, आपका कंबस्शन इग्निशन इंजन जो है उनके बारे में जो है बताना है डिफरेंस को। तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो स्पार्क ऐसा इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो लो होता है और सीआई इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। और अगर नॉइज़ को लेके बात करें तो एसआई इंजन जो है वो कम नॉइज़ करते हैं और जो सीआई इंजन कंप्रेशन इंजन होते हैं वो हायर नॉइज़र होते हैं। और उसके बाद अगर वेट को लेके बात करें जो एसआई इंजन का वेट जो है वो कम होता है और सीआई इंजन का वेट जो ज़्यादा होता है। एसआई इंजन चीपर होता है और आपका सीआई इंजन जो एक्सपेंसिव होता है। और जो एसआई इंजन है इसमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ये ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। और जो हमारा सीआई इंजन है ये आपका डीजल इसमें यूज़ किया जाता है और ये डीजल साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था डिफाइन आइडलिंग और क्रूसिंग पावर रेंज पूछी। तो आइडलिंग में अगर हम बात करें, जब आइडलिंग की अगर बात कर रहे हैं तो डिफाइन अगर करना सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि फॉर आइडलिंग कंडीशन में जो है अगर हम रेड लाइट पे खड़े हैं और उस टाइम पे हमारा जो है हमने गाड़ी को जो ऑफ नहीं किया है, ठीक है ना, सिग्नल पे खड़े हो, तो उस टाइम पे जो मिक्सचर लगेगा आइडल कंडीशन में वो लगेगा 10:1। कितना लगेगा? 10:1 मिक्सचर लगेगा। ठीक है ना, जो कि रिच मिक्सचर होगा। और क्रूसिंग का क्या है कि जब हम इंजन गाड़ी को चला रहे हैं और उसमें हम एक कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हैं या फिर इकोनॉमिक स्पीड में चला रहे हैं तो वहाँ पर जो रेशो होगा वो होगा आपका 16:1 और ये होगा आपका लीन मिक्सचर। कौन सा होगा? लीन मिक्सचर किसमें? क्रूसिंग में। ठीक है ना, ठीक है। मैं आपको आइडलिंग दोबारा बताता हूँ। आइडलिंग में क्या होगा कि आइडल का मतलब कि आप रेड लाइट पे खड़े हैं अगर और आपका इंजन जो है स्टार्ट आपने बंद नहीं किया हो तो वहाँ पर आपका रिच मिक्सचर लगेगा
जो कि 10:1 के अनुपात में होगा। और अगर क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में, इकोनॉमिक स्पीड में, तो उस केस में क्या होगा, जो रेशो होगा अनुपात होगा, सोलर रेशो 1 लगेगा। और ये आपका जो आपका लीन मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है फिर अगला क्वेश्चन जो थे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से उन्होंने पूछ लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछ लिया गिव एजम्पशन यूज फॉर ड्राइविंग आपका फ्लेक्चर फार्मूला। फ्लेक्चर फार्मूला मतलब अगर है तो उसको लेकर के एजम्पशंस पूछी थी, तो कुछ 3-4 एजम्पशन आप बता सकते हो, जैसे द मटेरियल ऑफ द बीम दैट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज होमोजीनियस और आइसेंट्रोपिक। द मटेरियल ऑफ द वॉर्म मतलब जो बीम का जो मटेरियल है वो आपका दैट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज होमोजेनियस और आइसेंट्रोपिक। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं द बीम हैव ए सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एंड दे आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ओनली इन ए प्लेट ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और थर्ड पॉइंट ले सकते हैं द इफेक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड। और फोर्थ पॉइंट द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। तो 3-4 असम्पशंस आप बता सकते हैं इसको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन कॉलम, हाउ टू डिफरेंशिएट शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। तो कॉलम क्या होता है, इफ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन 12 देन इट इज कॉल्ड कॉलम। तो क्या कहलाएगा, वो कॉलम कहलाएगा। ठीक है ना। अब जो है शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की अगर डिफरेंस की बात करें, जो क्रशिंग टेंडेंसी होती है वो शॉर्ट कॉलम की जो है वो हाई होती है, और जो लॉन्ग कॉलम की जो क्रशिंग टेंडेंसी है वो लो होती है। और अगर हम बकलिंग टेंडेंसी की बात करें, जो शॉर्ट कॉलम की जो बकलिंग टेंडेंसी है वो कम होती है, और जो लॉन्ग कॉलम की जो बकलिंग टेंडेंसी है वो है मतलब ईजीली मतलब मतलब बहुत ही ईजीली हो जाती है और हाई होती है। ठीक है ना। अगर हम रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें तो शॉर्ट कॉलम जो है उसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज़्यादा होता है, और जो लॉन्ग कॉलम है उसका रेडियस ऑफ जायरेशन कम होता है। और जो सिलेंडरनेस रेशियो की अगर हम बात करें तो जो शॉर्ट कॉलम है उसका जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो 45 से कम रहता है, और जो लॉन्ग कॉलम है उसका जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो 45 से ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट हीरो मोटरकॉर्प कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो हीरो मोटरकॉर्प कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है हीरो मोटरकॉर्प बनाती है। तो जनरल क्वेश्चन कंपनी ने पूछे अपनी कंपनी से रिलेटेड। तो आपको पता होना किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो इंटरव्यू तो उस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। वो कंपनी कब इस्टेब्लिश्ड हुई, कितना उसका टर्नओवर है, वो कंपनी क्या क्या बनाती है, कौन कौन से उसके यहाँ डिपार्टमेंट हैं। तो वो सब चीज़ें आप थोड़ा ज़रूर पढ़ें। जैसे कि इन्होंने अपने यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया कि हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, वो कौन उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या नॉलेज है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन पूछ लिया। केस स्टडी का मतलब होता है कि कोई एकदम स्ट्रेस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। सपोज क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि सपोज प्रोडक्शन का टाइम चल रहा था और प्रोडक्शन के बाद जैसे लंच टाइम हुआ तो सब जो हैं इंजीनियर वर्कर्स जो हैं सब अपना जो है लंच के लिए जो है चले गए, और कंपनी ने जो अपना जो मैश रूम जो बनाया हुआ है जहाँ पर सब लंच करते हैं, खाना वगैरह सब कंपनी देती है अपने यहाँ पर। तो वहाँ पर जब सब पहुँचे तो वहाँ पर जो सर्विस करने वाले थे उसमें एक सर्विस करने वाला जो दिन एब्सेंट था और एक ही था। अब वो अकेला जो है वहाँ कैसे क्या क्या करे। तो उस केस में जो है आप क्या वहाँ पर मेथड लगाओगे जिससे कि सब जो है खाना भी खा लें टाइम से, और जो प्रोडक्शन है कंपनी का वो भी ना रुके, और लंच में भी डिले ना हो, और सब कुछ जो है कंप्लीट रूटीनली बेस पे हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि क्योंकि अब एक बंदा सर्विस पे है नहीं, तो एक बंदा है वो खाना सब चीज़ें देना एवरी पर्सन को, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जिससे कि जो लंच टाइम वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो है आपका जो है मशीन आपने लंच भी नहीं किया होगा और आपकी मशीन जो है वो लेट चलेंगी। तो उस केस में क्या होगा, अब आप बताएं कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे। तो उसमें सिंपल सा कंसेप्ट ये लगा सकते हैं। तो इस तरह का मतलब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कुछ भी पूछा सकता है। मैं तो जनरल एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो उसमें तो इसका अगर मैं हल बताऊँ तो इसमें ये कि उसमें यही कह सकता है कि जो जितने भी इंजीनियर्स हैं या जितने भी एम्प्लॉई हैं जो कि मैच रूम में जो है खाना खाने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर सेल्फ सर्विस कर दिया जाए
कि और वहाँ पर सारा सामान लगा दिया जाए, 1 बाय 1 सब आएंगे, अपना खाना जो है खुद लेते जाएंगे और जो है बैठ के जो है अपना खाना खाते रहेंगे और निकलते रहेंगे। तो सेल्फ सर्विस अगर होगी तो उससे जो है टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और टाइमली सब खाना भी खा लेंगे और जो है फिर प्रोडक्शन भी जो है डिले नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा सोचना होगा, थिंक अबाउट क्वेश्चन होगा, उसका बहुत अच्छे से आपको रिप्लाई करना होगा, जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू वैलिडेट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, सपोज कंपनी कहती है हमारा ये प्रोडक्ट है और हम चाहते हैं इसकी क्वालिटी जो है वेल मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप क्या क्या करोगे। सिंपल सी बात है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, एक तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो कहीं पर भी डैमेज ना हो, प्रोडक्ट की जो लाइफ है वैसी बनी रहे, ठीक है ना। तो उसको लेकर के आपको जो है यहाँ पर जवाब देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपने अगर आप उसमें रेज्यूम में आपने इंटर्नशिप को लेकर के मेंशन किया होगा तो आपके इंटर्नशिप से क्वेश्चन होंगे, इंटर्नशिप कहाँ की, किस कंपनी में की, कंपनी का क्या टर्नओवर था, इंटर्नशिप में क्या क्या करते थे आप, वहाँ आपने क्या सीखा, वहाँ आपने कितने दिन की इंटर्नशिप की, ठीक है ना, डेली वहाँ क्या काम होता था, आप डेली वहाँ क्या काम करते थे, उसकी रिपोर्ट वगैरह है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो पुटअप किए जा सकते हैं आपसे इंटर्नशिप से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, व्हाई विश टू ज्वाइन हीरो मोटोकॉर्प कंपनी। आप मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं हीरो मोटोकॉर्प कंपनी को। तो एक पॉजिटिव आपको आंसर यहाँ देना होगा। विलिंग टू वर्क इन रिमोट एरिया, तो पूछ सकते हैं अगर कंपनी के और भी ब्रांचेज हैं और वो रिमोट एरिया के लिए अगर पूछते हैं तो क्या आप रिमोट एरिया में काम करने के लिए रेडी हैं, तो आपको बताना होगा। चैलेंजेस यू कैन फेस वाइल वर्किंग इन रिमोट एरिया, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं रिमोट एरिया में, तो आपको बताना होगा इस पर भी, ठीक है। और व्हाट डू यू डू फॉर दिस कंपनी, आप इस कंपनी के लिए मतलब क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो एचआर के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, ठीक है ना। तो एचआर के क्वेश्चन से बीच बीच में आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो एक पॉजिटिव आंसर आपको देना है, पॉजिटिव रिप्लाई आपको यहाँ देना है। टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ, लाइफ में आपका क्या गोल है, तो वो आपको जो है बताना है। तो बहुत ही आपने बताना है, बी कॉन्फिडेंट होकर बताना है और पॉजिटिवली बताना है। सम क्वेश्चन आस्क फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आपके रेज्यूम में जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में आपने बताया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो आपसे पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, के बाद जो है मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप अपना कोई भी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, हालांकि इंटरव्यू में क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा सकता है और डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, आप सब्जेक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं। उसके अलावा जो है जो अदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसको लेकर के जो है मैंने खुद जो है अपनी मैकेनिकल कंपनीज की टेक्निकल इंटरव्यू की जो ई बुक निकाली हुई है जो कि अमेज़ॉन पर और इंस्टामोजो पर अवेलेबल है। अमेज़ॉन पर अवेलेबल है और इंस्टामोजो पर भी जो मेरा ऑनलाइन जो बुक स्टोर है इंस्टामोजो पर, वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो बुक स्टोर का लिंक आपको ये रहा और अमेज़ॉन का लिंक आपको ये रहा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोनों लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाके इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत कम प्राइस में ये बुक निकाली हुई है और इस बुक में जो है टोटल 100 क्वेश्चन है विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस बुक को आप लेना चाहे ले सकते हैं। सेकंड जो बुक है वो आपका डीआरडीओ की है, साइंटिस्ट बी के लिए लिखी थी मैंने, जो प्रीवियस ईयर्स में साइंटिस्ट बी के लिए मैकेनिकल एंड एलाइड ब्रांचेस का जो इंटरव्यू हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस जो वहाँ पुटअप हुए हैं उनको लेकर के जो मैंने की बुक निकाली है जिसमें कि 300 क्वेश्चंस हैं। कि हालांकि इंटरव्यू में कहीं से कुछ पूछा सकता है तो इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। तो अगर आपको टेक्निकल इंटरव्यू को क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैकेनिकल एंड कोर के, तो ये बुक भी जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको दे रखा है। और इंस्टामोजो पर जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, जो अमेज़ॉन पे जो आप अगर बुक लेते हैं तो वहाँ पर जो है अमेज़ॉन पे किंडल स्टोर पे आपको उसको जो है लेना होगा और आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है जो मेरा इंस्टामोजो पे जो ऑनलाइन बुक स्टोर है वहाँ पर जा कर के आप जो है
पेमेंट के बाद जो है बुक को PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपने पास सिस्टम में सेव कर सकते हैं और कहीं भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको थ्योरी ऑफ मशीन की जो मैंने एक बुक लिखी थी जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो मैंने दिए हुए हैं, 500 क्वेश्चंस मैंने इस ई बुक में दिए हुए हैं। टोटल 500 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और सब चैप्टर वाइज मैंने इसमें दिया हुआ है, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन अबाउट थ्योरी ऑफ मशीन, फ्रिक्शन, ट्रांसमिशन, फ्लाई व्हील, आपका गवर्नर, बैलेंसिंग, ऐसे जो है आपको चैप्टर वाइब्रेशन, तो इनसे चैप्टर से जो आपको MCQs मिल जाएंगे जो कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर, इंटरव्यू को लेकर के और टेक्निकल टेस्ट को लेकर के आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये बुक भी जो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और इंस्टा मोजो पे जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी। ओके। इंस्टा मोजो पर अमेज़ॉन पे जो बुक्स हैं उनको आप किंडल पे पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, और इंस्टा मोजो पर जो है वहाँ से आप PDF जो बुक का वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में आप सेव कर सकते हैं और PDF को आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। हालांकि पढ़ते हैं अमेज़ॉन पे भी जो बुक आपको मिलेगी उसको भी आप कहीं भी पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल में सेव करके। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो मैंने आपको हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का जो ऑन ऑफ कैंपस इंटरव्यू था उसके बारे में बताया कि उसमें किस सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है और उसके जो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसमें, उसको लेकर के मैंने वीडियो आपके सामने रखी। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।